नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुछ एयरलाइंस द्वारा अचानक बढ़े हुए हवाई किराए की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि यात्रा की मौजूदा अव्यवस्था का फायदा उठाकर किसी भी तरह की मौका परस्ती वाली कीमतें नहीं चलने दी जाएंगी। इसके लिए सरकार ने अपनी नियामक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी एयरलाइंस को नए तय किए गए किराया सीमा का पालन करने का आदेश दिया है। यह सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं होते। मंत्रालय का कहना है कि इसका मकसद हवाई किराए में अनुशासन लाना, मुश्किल में फंसे यात्रियों का शोषण रोकना और बुजुर्ग, छात्र व मरीज जैसे जरूरी यात्रा करने वाले लोगों को राहत देना है। सरकार ने यह भी साफ किया कि वह एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टलों के साथ मिलकर रियल टाइम डेटा के जरिए टिकट कीमतों की कड़ी निगरानी करेगा। अगर किसी भी रूट पर नए मानकों से गड़बड़ी पाई गई तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिया है कि हाल की भारी फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी से प्रभावित सभी यात्रियों को 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा रिफंड दे दिया जाए। मंत्रालय ने कहा कि जिन यात्रियों की यात्रा योजनाएं बिगड़ी हैं, उनसे कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर रिफंड में देरी या नियमों का उल्लंघन हुआ तो एयरलाइन पर तुरंत कार्रवाई होगी। इंडिगो में शनिवार को भी संकट जारी रहा और 500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जिनमें सबसे अधिक असर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर देखा गया। स्थिति सुधारने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को एक स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने का निर्देश दिया है, ताकि यात्रियों को बार बार फॉलो अप न करना पड़े। संचालन सामान्य होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम भी लागू रहेगा। मंत्रालय ने एयरलाइन से कहा है कि कैंसिलेशन के दौरान खोए या अलग हुए सामान को 48 घंटों के भीतर यात्रियों के घर तक पहुंचाया जाए और ट्रैकिंग और डिलीवरी की स्पष्ट जानकारी दी जाए। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, छात्रों और मरीजों के विशेष सुविधा के लिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है। सरकार ने कहा कि वह सभी एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। इंडिगो एयरलाइन ने मौजूदा हालात में रिफंड, बुकिंग कैंसिलेशन या रीशेड्यूल को लेकर एक पोस्ट किया है। इंडिगो ने एक्स पर लिखा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए आपके कैंसिलेशन के सभी रिफंड खुद ब खुद आपके मूल भुगतान मोड में प्रोसेस हो जाएंगे। हम 5 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए आपकी बुकिंग के सभी कैंसिलेशन या रीशेड्यूल पर पूरी छूट देंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को तनाव बढ़ गया जब सस्पेंड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद का शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम 6 दिसंबर 1992 को हुई बाबरी मस्जिद गिरावट की बरसी पर हुआ। इसीलिए प्रशासन ने पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा था। कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर में कुरान पाठ और इसके बाद नींव रखने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हुमायूं कबीर ने सऊदी अरब के 2 मौलवियों सहित हजारों लोगों के शामिल होने का दावा किया। इलाके में आरएएफ, जिला पुलिस और केंद्रीय बल तैनात रहे। आयोजकों ने 3000 वॉलंटियर लगाए और करीब 60,000 लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था की गई, जिसका कुल बजट 70 लाख रुपए से अधिक बताया गया। यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जिसने कार्यक्रम रोकने से इनकार किया और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी चुनाव से पहले मुसलमानों को भड़काकर राजनीति करना चाहती है, जबकि टीएमसी ने दावा किया कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वहीं कबीर कहते हैं कि प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा है और कार्यक्रम में रुकावट डालने की साजिशें हो रही थीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, जिसे राज्य में चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि बंगाल की 37% मुस्लिम आबादी इस मस्जिद को हर हाल में बनवाएगी और कोई एक ईंट भी नहीं हटा पाएगा। पश्चिम बंगाल में चंद महीने बाद चुनाव हैं और ध्रुवीकरण के नजरिए से इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस विधायक को पहले ही गद्दार घोषित कर चुकी हैं। वहीं इस मौके पर हुमायूं कबीर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा। कोई मंदिर बना सकता है, कोई चर्च बना सकता है, तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बाबरी मस्जिद हिंदू लोगों ने गिराई थी। हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला हुआ। अब सागर दिघी में कोई राम मंदिर की नींव रख रहा है, लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाजत देता है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह है उसे कोई रोक नहीं सकता। कबीर ने कहा कि बंगाल में 4 करोड़ मुस्लिम हैं, क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का हक नहीं है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मुझे धमकी दी है, हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आकर दिखाएं। मस्जिद परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें मस्जिद के साथ ही अस्पताल, गेस्ट हाउस और मीटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। हुमायूं कबीर ने 3 बार दोहराया कि मुसलमानों का वादा है, बाबरी मस्जिद बनेगी, बनेगी और बनेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित आधिकारिक दावत में विपक्षी नेताओं को आमंत्रित न किए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दावत में नहीं बुलाए जाने को दुखद बताया। मनोज झा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि भारत और रूस के रिश्ते दशकों से मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। उस रिश्ते के साथ भारत ने हमेशा ईमानदारी बरती है, लेकिन सबसे अधिक दुखद यह रहा कि उस बैंक्वेट में नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में होती और बीजेपी या कोई अन्य पार्टी विपक्ष में होती और ऐसा निर्णय लिया जाता तो भी उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल यही रहती। आरजेडी सांसद ने कहा कि जाहिर है पुतिन साहब की टीम के लोगों ने यह सब देखा भी होगा, वे कौन सा मैसेज लेकर गए होंगे, यह मेरे लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर से नए विवाद को जन्म दे दिया है। थरूर ने शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिसे लेकर कांग्रेस के अंदर से कड़ी आलोचना हो रही है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुलकर यह आपत्ति जता चुके हैं कि पुतिन से नेता विपक्ष को नहीं मिलने दिया गया, जबकि यह परंपरा रही है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है वो नेता विपक्ष से भी मिलता है। राहुल गांधी की इस आपत्ति के बावजूद शशि थरूर राष्ट्रपति भवन में रात को डिनर करने जा पहुंचे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की उस रणनीति में फंसते दिख रहे हैं जिसका लक्ष्य राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर कमजोर दिखाना है। उनके अनुसार थरूर हाल के दिनों में अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। लंबे समय से कांग्रेस हाईकमान के साथ उनकी खटपट रही है, बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें तिरुवनंतपुरम से टिकट दिया था, जबकि केरल कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा इस फैसले के विरोध में था। थरूर पहले भी कई विवादों में घिरे रहे हैं। अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की कथित मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक पत्रकार के साथ कथित रिश्तों को लेकर भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ यूजर्स ने थरूर को बीजेपी का टूल तक कहा है। इन बहसों के बीच राजनीतिक हलकों में यह सवाल चर्चा में है कि क्या थरूर वास्तव में मोदी के गेम प्लान का हिस्सा बनते जा रहे हैं या यह केवल विरोधियों का एक राजनीतिक आरोप है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आतंकवादी हमलों के बाद पूरे समुदाय को एक ही नजर से देखना गलत है। नई दिल्ली में हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2025 में उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोग दिल्ली और पहलगाम दोनों हमलों से उतने ही दुखी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं और इस रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। उमर अब्दुल्ला ने 2025 को जम्मू कश्मीर के लिए बेहद कठिन वर्ष बताया। उन्होंने बैसरन यानी पहलगाम में हुए हमले और दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का जिक्र किया, जिसकी साजिश जम्मू कश्मीर से जुड़ी बताई गई थी। उन्होंने कहा कि बैसरन हमले के बाद जिन युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर विरोध किया वही कश्मीर की असली तस्वीर है, छात्र, कामकाजी लोग और रोजी रोटी कमाने वाले नागरिक। उन्होंने माना कि पहलगाम हमले ने केंद्र शासित प्रदेश की कमजोर अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचाया। घरेलू आतंकवाद पर उन्होंने कहा कि यह कभी खत्म नहीं हुआ और आर्टिकल 370 हटाने भर से आतंकवाद नहीं रुकता। उन्होंने जोर दिया कि चुनी हुई सरकार को सुरक्षा फैसलों में शामिल किया जाना चाहिए। लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए जिनका मकसद कर्मचारियों, महिलाओं और पत्रकारों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया, जिसमें कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद कॉल और ईमेल का जवाब न देने का अधिकार देने और एक एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने की बात है। कांग्रेस सांसद कडियम काव्या ने मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024 पेश किया ताकि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान खास सुविधाएं मिल सकें। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी ने कामकाजी महिलाओं और छात्रों के लिए पेड पीरियड लीव और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने वाला बिल दिया। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने तमिलनाडु को मेडिकल एडमिशन के लिए नीट से छूट देने का प्रस्ताव रखा, जबकि डीएम के सांसद कनिमोझी ने देश में मौत की सजा खत्म करने का बिल पेश किया। अंत में स्वतंत्र सांसद विशाल दादा पाटिल ने पत्रकारों के खिलाफ हिंसा रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2024 लोकसभा में रखा।
अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर पाकिस्तानी सेना के साथ भारी गोलीबारी में 4 आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पक्षों ने शुक्रवार रात हमले की पुष्टि की, लेकिन एक दूसरे पर पहले संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच रुक रुक कर कई झड़पें होती रही हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर देश में हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया है। दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने की कई कोशिशें की गई हैं, जिनमें से एक पिछले हफ्ते सऊदी अरब में भी हुई थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.